Number 202, am I audible? Yes, sir. Good afternoon, everybody. Now, after finishing magnetic effect of current, from today onward, let's start another chapter of electricity, and that is electromagnetic induction. In fact, it's almost the last chapter of electricity, electromagnetic and induction and AC, EMI and AC. यह इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट चैप्टर है और उसका पहला पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम आज से स्टार्ट करते हैं. नाउ द ड्राइविंग फोर्स टू द चैप्टर वाज माइकल फैराडे. हमने अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या सीखा है? We had studied that electricity may create magnetic effect. एक ऐसा समय था जब इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग फिनोमेना माना जाता था. मैग्नेटिज्म काफी पहले डिस्कवर हो चुका था. इनफैक्ट द मैग्नेट दैट टुक इट्स नेम from a town called Magnesia. ग्रीस में मैग्नेशिया नाम का एक टाउन था और उस टाउन में मिलने वाले पत्थर जो होते थे उनमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती थी. दे अट्रैक्ट ईच अदर. इनफैक्ट वह मैग्नेट होते थे. वह आयरन ओर होता था. उस आयरन ओर में जैसे लोहे के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वह उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस मिलते थे और वह पत्थर जो एक दूसरे को खींचते थे और जो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अपने आप को रखते थे, वहां पर मिलने वाले पत्थरों को, क्योंकि वो मैग्नेशिया टाउन से मिल रहे थे, उन पत्थरों को मैग्नेट कहा गया. और उस मैग्नेट के डिस्कवर होने के बाद, उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी समझने के बाद यह समझ में आया यह मैग्नेट जो है अर्थ पर यदि फ्रीली रख दी जाए तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉइंट करती हैं, और यदि यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं तो क्यों ना इसके आधार पर डायरेक्शन देखा जाए, स्टडी करा जाए. और इस तरह से मैग्नेटिज्म धीरे धीरे डेवलप होता चला गया. और मैग्नेटिज्म के डेवलप होने के साथ ही उस मैग्नेट के उपयोग, उस मैग्नेट के यूज भी धीरे धीरे डेवलप होते चले गए. That was the development of magnetism. Parallelly, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट चल रहा था. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात साबित कर दी कि आसमान में जो बिजली चमकती है वह इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी है. जब चार्ज आपस में एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टकराते हैं तो वह बिजली का चमकना होता है और उसी के दौरान बादलों की गर्जन भी सुनाई देती है. तो यह बात उसने प्रूव करी और उसने यह प्रूव कर दिया कि इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी होती है. और करंट प्रोड्यूस करके दिखा दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखा दिया, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे इफेक्ट भी ऑब्जर्व होने लगे. इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, और इन्हीं सब डिस्कवरी के दौरान हेनरी ऑस्टर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व करा और सभी को डेमोन्स्ट्रेट करा. इसके पहले यह माना जाता था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो या तो अर्थ की वजह से होता है. अर्थ में मैग्नेटिज्म होता है. अर्थ गोल है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, और ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेटिक साउथ पोल है और ज्योमेट्रिक साउथ पोल के पास में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. अर्थ का वाकई में जो नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल के हल्का सा ऑफ सेंटर रहते हुए, हल्का सा ऑफ ट्रैक रहते हुए, नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेटिक साउथ पोल है. और जबकि
अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, उस साउथ पोल के करीब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑन अर्थ सरफेस दे ट्रेवल्स लाइक दिस। उस समय यह माना जाता था अर्थ की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अर्थ पजेस मैग्नेटिज्म। बिसाइड अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जो कि मैग्नीशिया टाउन से मिलती है, वहां से मिलने वाले पत्थर भी मैग्नेटिक होते हैं और उनसे भी इस तरह से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हेनरी ऑस्टेड ने यह बात प्रूव कर दी। और खास बात इस मैग्नेटिक फील्ड की खास बात यह है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की खास बात यह है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जब इसमें रखा जाए तो वह अपने आप को रैंडमली प्लेस करने के बजाय एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में प्लेस करता है। यदि हम इधर कोई मैग्नेटिक निडल रख दें या मैग्नेटिक कंपास रख दें तो वह मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास अपने आप को इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में सेट कर लेती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हेनरी ऑस्टेड ने यह बात प्रूव करी कि इवन करंट की वजह से भी मैग्नेटिज्म होता है। यदि कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म होता है। और इसके चारों तरफ यदि हम कोई मैग्नेटिक कंपास रख दें तो वह मैग्नेटिक कंपास अपने आप को रैंडम डायरेक्शन में रखने के बजाय पर्टिकुलर एक पिक्यूलियर ओरिएंटेशन में ही अपने आप को सेट कर लेता है। दिस वाज ऑस्टेड कंक्लूजन। और इसी कंक्लूजन को हमने बड़े डिटेल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में स्टडी करा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पर इफेक्ट, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे करंट कैरिंग एलिमेंट पर इफेक्ट, और अलग अलग तरह के करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, किस डायरेक्शन में, किस मैग्नीट्यूड के साथ में प्रोड्यूस होती है। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दिस थिंग्स वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस और द लास्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब फैराडे का मानना था देयर होल्ड सिमेट्री इन फिजिकल फिनोमेना। किसी भी फिजिकल फिनोमेना में एक सिमेट्री जरूर होती है। आई मीन टू से फैराडे अच्छी तरह से जानता था, उसने यह बात डेमोन्स्ट्रेट कर रखी थी कि वर्क के द्वारा हीट जनरेट की जा सकती है, तो हीट के द्वारा वर्क भी करवाया जा सकता है। मैं यदि कॉन्स्टेंटली इस बोर्ड को ऐसे ऐसे हाथ से रगड़ने लगूं तो मैं वर्क कर रहा हूं, और यदि इस तरह से मैं कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहूंगा तो मेरा हाथ भी गर्म हो जाएगा, यह बोर्ड भी गर्म हो जाएगा। वर्क के द्वारा मैंने हीट जनरेट कर दी, तो हीट के द्वारा मैं वर्क भी करवा सकता हूं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड इट ऑलवेज होल्ड। हम अच्छी तरह से, फैराडे ने यह बात प्रूव कर दी थी कि यदि करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट है, करंट की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन की जा सकती है, तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा करंट भी जनरेट करा जा सकता है। यह स्वयं फैराडे ने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लॉ देते समय यह बात बता दी थी। फैराडे ने गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया था। पहले फैराडे ने फैराडेस लॉ दिया जिसमें उसने यह कहा कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल इफेक्ट हो सकता है और केमिकल रिएक्शन कराई जा सकती है, और उस केमिकल रिएक्शन के साथ दो लॉ उसने सजेस्ट करे। फिर उसी फैराडे ने अपने इसी लॉजिक के आधार पर केमिकल रिएक्शन करवाकर
उससे गैल्वेनिक सेल बना दिया, उससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया। वंस अगेन द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यदि हम किसी लाइट की वजह से हम हीट ऑब्टेन कर सकते हैं, हम धूप में खड़े हो जाए, हम लाइट रेस रिसीव करते हैं और उन लाइट रेस के द्वारा हम हीट रिसीव कर लेते हैं, तो हम हीट से लाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी बॉडी को गर्म करें, गर्म करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वह बॉडी रेड हो जाएगी, रेड से येलो और ऑरेंज हो जाएगी और वो लाइट रेस एमिट करने लगेगी। मतलब हीट को लाइट में कन्वर्ट करा तो लाइट को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री होल्ड एवरीवेयर, यह फैराडे का मानना था। बस इसी बिलीव के चलते हुए फैराडे ने कहा कि यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिज्म जनरेट कर लिया है, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, यदि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ दिख रहा है, तो निश्चित मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिज्म के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री ऑलवेज होल्ड इन द यूनिवर्स, इन द नेचर। ऐसा होना चाहिए। जब फैराडे ने अपना यह विचार दिया तो न केवल विचार दिया, वह अपनी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा एमिनेंट प्रोफेसर होता था, काफी सारे काम इसके पहले भी कर चुका था। उसने इस कंसेप्ट को देने के साथ में इस पर काम करना, इस पर प्रयास लगाना भी चालू कर। उसने मैग्नेट ली, तरह तरह के मैग्नेट ली, उन मैग्नेट के साथ में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे। एम सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से इस मैग्नेट के द्वारा करंट प्रोड्यूस करा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करा जाए, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करा जाए। 11 सालों तक वह अपने इस थॉट पर काम करता रहा था। 11 साल तक वह प्रयास करता रहा कि किसी तरह से मैग्नेटिज्म के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, और 11 साल तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिले थे। ऑल्दो बहुत कॉन्फिडेंट था अपने इस कंसेप्ट को लेकर, और अपने उसी कॉन्फिडेंस की वजह से शायद वह 11 साल तक मेहनत भी करता रहा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इरिटेशन हमेशा आता, उसे भी झुंझलाहट आई, और उस इरिटेशन में, उस झुंझलाहट में एक बार काम करते करते उसने हाथ में जो मैग्नेट थी उसको झुंझलाकर, इरिटेट होकर फेंक दिया। जिस टेबल पर वह मैग्नेट को फेंक रहा था, उस टेबल पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ था। वह सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट था। उसमें एमीटर भी सीरीज में कनेक्टेड था, वोल्ट मीटर भी सीरीज में कनेक्टेड था, और कुछ वायर्स भी, कनेक्टिंग वायर्स के द्वारा वह सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा था। एक लूप जैसी चीज बन रही, और उन्हीं के बीच में वह मैग्नेट से काम कर रहा था। उस मैग्नेटिज्म के द्वारा उसके अंदर किसी तरह से करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, जो कर नहीं पा रहा था, और झुंझलाकर उसने वह मैग्नेट को फेंका। बाय चांस फेंकते समय उसकी निगाह एमीटर पर चली गई, और एकदम से उसने एमीटर में डिफ्लेक्शन देखा। वोल्ट मीटर में भी हल्का सा डिफ्लेक्शन देखा। जैसे ही एमीटर और वोल्ट मीटर में उसे डिफ्लेक्शन दिखा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट इवेंट, दैट मोमेंट वाज द टर्निंग पॉइंट। एकदम से उसको वह चीज दिख गई जिसके लिए वह 11 सालों से प्रयास कर रहा था। उसी समय उसने मैग्नेट को दोबारा उठाया। जैसे ही वह मैग्नेट को उठा रहा था, उस समय उसने देखा एमीटर वोल्ट मीटर को। इस बार एमीटर का डिफ्लेक्शन उल्टी दिशा में हुआ, वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन उल्टी दिशा में हुआ। फिर उसने मैग्नेट को फेंक कर देखा, फिर एक और बार उसने वहां डिफ्लेक्शन देखा एमीटर वोल्ट मीटर में। फिर मैग्नेट को उठाया, फिर
एमीटर वोल्ट मीटर में रिफ्लेक्शन देखा, बार बार 3-4 बार। यह बात देखते से ही शायद उसका चेहरा खिल गया होगा, एकदम से मुस्कुरा गया कि जिस चीज के लिए वह 11 साल से प्रयास कर रहा था वो उसको बड़े अकस्मात तरीके से दिखाई दी। उसने एकदम से ऑब्जर्व करा कि यदि मैग्नेट स्टेशनरी है तो उस लूप में, उस सर्किट में किसी तरह से कोई फिनोमेना नहीं दिखा है, मगर जैसे ही वह मैग्नेट को मूव करवाता है किसी भी तरह से, चाहे वह मैग्नेट को सर्किट के करीब फेंके चाहे वह सर्किट से दूर ले जाए, जब मैग्नेट का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के दौरान उसने देखा कि उस सर्किट में करंट भी दिख रहा है और पोटेंशियल भी दिख रहा है। एंड दिस फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Induction of electricity by using a magnet. Generation of electricity by using a magnet. इस तरह से जनरेट हुए पोटेंशियल को हम इंड्यूस्ड पोटेंशियल या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इस तरह से सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस तरह से फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड सबसे पहला ऑब्जर्वेशन करा। निश्चित जिस काम के लिए हम इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, 11 वर्षों तक हम प्रयास कर रहे हो, और वह रिजल्ट एकदम से हमें दिखने लगे तो काफी खुशी होती है, इच्छा होती है कि सभी को दिखाया जाए। फैराडे अपने यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, उसने सभी फिजिसिस्ट को, सभी प्रोफेसर्स को बुलाया। अपनी बात तो शायद उसने पहले ही सभी को समझा रखी थी कि मैं इस काम पर, इस विषय पर काम कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूं यूजिंग मैग्नेट। हम इलेक्ट्रिसिटी केमिकल मेथड्स के द्वारा, केमिकल रिएजेंट इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होती थी, मगर इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होने के दो तरीके होते थे। तो नेचर से इलेक्ट्रिसिटी आती थी, जब आसमान से बिजली गिरती थी तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर हम लेबोरेटरी के अंदर गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करके केमिकल रिएक्शन करवाकर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के केमिकल मेथड तो उस समय पता थे, वह इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने का एक नया मेथड समझना चाह रहा था, बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बाय मैग्नेटिज्म। और जब उसने यह चीज ऑब्जर्व कर ली, देख ली, उसने सभी को बुलाया और सभी को दिखाया। निश्चित जहां 4 या 8 लोग होते हैं तो हर तरह के इमोशंस, हर तरह की भावनाएं देखने को मिलती हैं। जब आप भी कहीं कोई काम करते हैं, कोई चीज अचीव करते हैं, तो कुछ आपसे खुश भी होते हैं और कुछ आपके प्रतिद्वंदी आपकी सफलताओं को देखकर थोड़ा जलते भी है। दे आर क्रिटिसिज्म्स ऑल्सो, कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं। आपने अच्छा काम भी कर लिया तो उसमें मीन मेक निकालेंगे। निश्चित उसमें एक पर्सन ऐसा भी था जो फैराडे के इस अचीवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसने, क्योंकि फैराडे ने जो करंट और जो पोटेंशियल ऑब्टेन करा था पहली बार में, वो करंट मिली एम्पियर्स में था, वो पोटेंशियल मिली वोल्ट में था। जब फैराडे बार बार उस मैग्नेट को दूर और पास ले जाकर एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, वो जरा सा डिफ्लेक्शन, मिली एम्पियर्स का डिफ्लेक्शन दिखना, मिली वोल्ट का डिफ्लेक्शन दिखना, उस बात को देखकर उस पर्सन ने एकदम से कमेंट करा, ये जो मिली एम्पियर्स में करंट, मिली वोल्ट में जो पोटेंशियल दिखा, क्या काम, इससे क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकोगे इससे। और फैराडे ने उस समय जो जवाब दिया उसके सवाल का, वो आज तक एक मिसाल बना हुआ है। फैराडे ने जो जवाब दिया था, एक बच्चा जब छोटा सा जन्म लेता है, उस छोटे से बच्चे का समाज में क्या उपयोगिता, वो किस तरीके से समाज में उपयोगी, और उसका ये जवाब आज तक एक मिसाल बना हुआ है, जो एक इंस्पिरेशन की, जब भी कोई नई चीज डेवलप होती है, जब भी एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो बहुत छोटा होता है, उस समय शायद वह समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इनफैक्ट समाज को उसके लिए करना पड़ता है। 15-20 साल तक तो उसको
उसका ख्याल रखना, रख रखाव रखना, उसको पढ़ाना लिखाना, उस पर मेहनत करना होती है, और 15-20 साल के बाद में वो समाज के लिए उपयोगी होता। बस वही चीज आज हम इस केस में इलेक्ट्रिसिटी के लिए देख रहे हैं। जब पहली बार फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी तो वह इलेक्ट्रिसिटी मिली वोल्ट में, मिली एम्पियर में थी, और आज के समय हम उसी कंसेप्ट के द्वारा आज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फैराडे का ही वही कंसेप्ट हर जगह पर इस्तेमाल होता है, चाहे वह हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वह थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वह सोलर पावर प्लांट हो, चाहे वह न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, किसी भी तरह का पावर प्लांट हो, आज के समय आज भी हम फैराडे का वही कंसेप्ट इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। फैराडे ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी वह मिली एम्पियर्स में थी। आज के समय, इस समय यदि पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की स्थिति देखी जाए तो शायद इट वुड बी मेगा एम्पियर्स और गीगा एम्पियर्स। हर जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी इस समय जनरेट हो रही है उसका एम्पियर्स में कैलकुलेट करें तो शायद गीगा या टेरा एम्पियर्स में भी चले जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतनी अधिक, यू कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ एट दिस स्टेज। आप जहां पर बैठे हैं, मैं जहां पर खड़ा हूं, चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। हर काम इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। यदि इलेक्ट्रिसिटी इधर से गायब हो जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो इसी चीज से रिलेटेड है, हाउ टू जनरेट दिस इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह से फैराडे और फैराडे का यह काम सचमुच में एक माइलस्टोन बन गया, वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले दो कंसेप्ट हम सबसे पहले सबसे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic flux will denoted by phi and magnetic field we had already denoted by B. The relationship between the two in the detailed concept. Now, magnetic flux. Magnetic flux are in fact the magnetic lines of force developed around any magnetic substance. किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो जाती हैं, दे आर टर्म्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान रहे, इधर मैंने कभी भी इमेजिनरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करा। दे आर नॉट द इमेजिनरी लाइन, इन फैक्ट दे आर द लाइंस व्हिच एक्चुअली डेवलप अराउंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के चारों तरफ वाकई में कुछ मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हो जाती हैं और इन मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग मैग्नेटिक सब्सटेंस मूव करने लगते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने आप को इन्हीं लाइन के अलोंग अलाइन कर लेते हैं और यह लाइंस वाकई में होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड दे आर द लाइंस और रियल लाइंस विच डेवलप अक्रॉस एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए, यू कैन ऑलवेज फील दोस लाइन। जैसे कभी आप टेलीविजन के स्क्रीन के करीब चले जाए, यदि आप टेलीविजन के स्क्रीन के 1 फीट की दूरी पर रहेंगे तो कोई महसूस नहीं होगा, मगर यदि आप अपने हाथों को स्क्रीन के बिल्कुल करीब रख लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सम फील्ड। आप उस फील्ड के एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हो। इट्स बिकॉज इट्स वेरी इंटेंस नियर द स्क्रीन।
स्क्रीन के काफी करीब वो जो फील्ड है वो काफी इंटेंस है, और इतनी अधिक इंटेंस है, इफ यू गॉट हेयरी स्किन तो आपके बाल खड़े होने लगेंगे, उन बालों में मूवमेंट होने लगेगा और आपको महसूस होने लगेंगे। और आप यदि अपने हाथों को 3 या 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आएंगे तो वो फील्ड एकदम से इतनी कम हो जाती है कि उसको फिर महसूस करना, उसको एहसास करना काफी कम हो जाता है। I simply mean to say they are not the imaginary lines. They are the real lines which develop across any magnetic substance. इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे उस मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डेवलप होने में समय लगता है। उसको डेवलप करते समय एनर्जी भी खर्च होती है। जैसे यह अभी तक हमने यह बात पढ़ी है, द बैटरी, द की एंड अ मेटालिक कंडक्टर। हम जैसे ही की को क्लोज करते हैं मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है। ऐसा हमने अभी तक पढ़ा है। इस चैप्टर में हम यह बात पढ़ेंगे कि इस की को क्लोज करते से ही करंट फ्लो नहीं होता है। करंट को डेवलप होने में भी फाइनाइट टाइम लगता है। करंट जो भी कुछ इसमें होएगा, इफ R इज रेजिस्टेंस, E is the EMF of the battery, current in the circuit would be E by R. की ओपन जब थी तब करंट 0 था और की के क्लोज करने पर करंट I हो गया, दैट इज E by R। तो क्या इस करंट को डेवलप होने में कोई समय लगा या 0 टाइम लगा? अभी तक तो हम यह बात कंसेप्ट बना के चले आए कि द टाइम इज 0। पोटेंशियल लगाने पर की के क्लोज करते से ही 0 टाइम में करंट डेवलप हो जाता है, मगर यह गलत है। इस चैप्टर में हम इस बात को समझेंगे कि 0 टाइम में यह करंट डेवलप नहीं होता है। इस करंट को डेवलप होने में कुछ समय लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है। और जब यह करंट डेवलप होता है, करंट आई डेवलप होता है, तो करंट आई के डेवलप होने पर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डेवलप होने में फाइनाइट टाइम लगता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डेवलप करने के लिए इसमें भी कुछ एनर्जी खर्च होती है, इसमें भी कुछ एनर्जी चली जाती है। इस चैप्टर में हम यही बात पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। Will always denote it by phi. Its SI unit is V bar. Its SI unit is V bar and CGS unit is Maxwell. Magnetic flux or magnetic lines of force, it's given in V bar in SI system, while it's given in Maxwell in CGS system. मैं भी डिटेल में बताऊंगा इन दोनों में रिलेशनशिप। इसके पहले लेट मी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक flux density is magnetic field. Magnetic flux density is magnetic field. Magnetic flux density is magnetic field. In fact, it's d phi by dA. Magnetic flux per unit area. Magnetic flux per unit area is magnetic field.
यूनिट एरिया से जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फ्रॉम हियर I may rewrite d phi is b dA, बट अभी अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। एरिया को भी हमने एक वेक्टर के रूप में ही कंसेप्चुलाइज करा है, एक वेक्टर के रूप में ही देखा है। एंड एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। यदि इस बोर्ड के लिए मैं एरिया वेक्टर कहूंगा, यह बोर्ड जो एक प्लेन है, एक सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आइदर आउटवर्ड द बोर्ड और इनटू द बोर्ड। हम आउटवर्ड द बोर्ड कंसेप्चुलाइज करेंगे, इनटू द बोर्ड कंसेप्चुलाइज करेंगे, वो आगे मैं समझाऊंगा कि किस आधार पर। बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन एरिया। अब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। डेफिनेटली इट शुड बी स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट। प्रिसाइसली आई वुड से मैग्नेटिक फील्ड इज B डॉट dA। We'll say flux phi is integral of d phi, it's integral of B dot dA। The total or the net flux crossing any surface is integral of d phi, and that integral of d phi would be integral of B dot dA, or I may rewrite its integral of mod B mod dA cos theta। Here theta is angle between field vector and area vector, angle between field vector and area vector।